हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। देखिए, इसे पढ़ाऊँ से पहले आपको ये समझ लेना होगा कि उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद है क्या। इसको समझने के लिए अनिवार्य है कि आप पॉलिटिकल सिनेरियो को समझें। मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए दो दृष्टिकोण है, परंपरागत और आधुनिक। परंपरागत और आधुनिक। ये व्यवहारवाद जो दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद ये भी क्या है, दृष्टिकोण है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आते हैं? आधुनिक के अंतर्गत आते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण, परंपरागत दृष्टिकोण जहां आदर्शवादी था, परंपरागत दृष्टिकोण जहां आदर्शवादी था, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। आदर्शवादी वो होता है जो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े सपने देखता है, बड़े बड़े सिद्धांतों की रचना करता है, बड़े बड़े अपने लिए मूल्य स्थापित कर लेता है, आदर्श स्थापित कर लेता है, सिद्धांत स्थापित कर लेता है। आधुनिक दृष्टिकोण यथार्थवादी है। यथार्थवादी का मतलब है कि ये एक्चुअल में जो वास्तव में जो चीजें हैं उन पर फोकस करता है। ये फोकस करता है, आदर्शवादी फोकस करता है कि क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राज्य को कैसा होना चाहिए? राज्य को कहता है राम राज्य जैसा होना चाहिए, जिसमें सभी लोग सुखी हो, खुशी हो, कोई किसी के पास कोई प्रॉब्लम ना हो। एक आदर्श फिक्स कर देता है अपने लिए, एक आइडियल फिक्स कर देता है, आइडियल स्टेट अपने लिए एक आइडियल फिक्स कर देता है कि मुझे उसके जैसा बनना है, यानी कि राम राज्य के जैसा बनना है राज्य को। ऐसा आदर्शवादी विचारधारा मानकर चलती है। तो जो पहले जो परंपरागत दृष्टिकोण था, जो परंपरागत दृष्टिकोण था, वह आदर्शवादी क्यों थी? क्योंकि वह उसकी विचारधारा ये थी क्या कि बड़े बड़े मूल्यों को प्राप्त करना, मूल्यों, आदर्शों और जो मूल्यों का मतलब होता है वैल्यूज। वैल्यूज यानी कि आपके क्या सिद्धांत हैं, वैल्यूज हैं। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं आपकी, क्या वैल्यूज हैं आपकी? सच बोलना और अपनी बातों पर अडिग रहना, कहकर ना मुकरना, ये ऐसी अच्छी अच्छी बातें बड़ी बड़ी। तो वो किस तरह की बातें आती हैं? आपके मूल्यों में आती हैं, आपके सिद्धांतों में आती हैं, आपके आदर्शों में आती हैं। तो उन सब का समर्थन करता कौन है? परंपरागत दृष्टिकोण। अब क्या होता है कि परंपरागत दृष्टिकोण हमारे पास सदैव से रहा है और हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे राज्य के बारे में, और राज्य को लेकर कि राज्य को ऐसा होना चाहिए, राज्य को वैसा होना चाहिए, यानी कि इसका पूरा का पूरा फोकस किस पे रहता है? आदर्शवादी विचारधारा का क्या होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, इस पे फोकस रहता है पूरा का पूरा कि राज्य को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अभी फिलहाल क्या है, इसकी समस्याओं पे ज्यादा ध्यान ना देकर वो चाहता है कि हमें वैसा ऐसा होना है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो वो फोकस करता है आदर्शवाद, यानी कि आदर्शवाद यानी कि परंपरागत, फोकस करता है कि परंपरागत दृष्टिकोण की हमें कैसा होना चाहिए। जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसका दृष्टिकोण यथार्थवादी है, वो किस पे फोकस करके चलता है? क्या है होना चाहिए, भाड़ में जाए, क्या है ये महत्वपूर्ण है, ऐसा कौन करके चलता है? मानता है आधुनिक दृष्टिकोण, यानी कि यथार्थवादी दृष्टिकोण। जो ये व्यवहारवादी है, ये भी एक्चुअल में व्यवहार में क्या हो रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है, व्यवहार मतलब रियलिटी में क्या हो रहा है, उसके ऊपर बेस करता है। तो हम देखेंगे कि ये भी इसका भी संबंध किससे है? क्या है से, एक्चुअल में क्या है। तो ये भी क्या एक तरीके से यथार्थवादी दृष्टिकोण है, व्यवहारवाद। ठीक है, समझ में आ गया इतना? तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? एक तरीके से यथार्थवादी दृष्टिकोण ही है। जिसका व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जिसका संबंध क्या है से है। तो व्यवहारवाद का संबंध किससे है? क्या है से, क्या होना चाहिए का संबंध आदर्शवाद और परंपरा
परंपरागत दृष्टिकोण का है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया क्यों। व्यवहारवादी दृष्टिकोण आया क्यों? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो शुरुआत हुई है व्यवहारवादी दृष्टिकोण की, वो हुई है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद हुई है इसकी जो उत्पत्ति हुई है। क्यों हुई है? देखिए, पहले परंपरागत दृष्टिकोण ही चलता था पूरे विश्व में, और जब परंपरागत दृष्टिकोण के कारण हम 2 विश्व युद्धों को टालने में असफल हुए, यानी कि हम परंपरागत दृष्टिकोण के रहते हुए 2 विश्व युद्धों को टाल नहीं पाए, तब राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सोचा राजनीतिक वैज्ञानिकों ने क्या किया, मंथन किया कि गड़बड़ कहां पर है। हमारे पास एक परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति को समझने का, तो भी कहां गलती हुई जिससे कि ये 2 बड़े बड़े विश्व युद्ध हो गए। तो उन्होंने जब इस पर विचार करना शुरू करा तो इनमें कुछ नाम थे, जैसे कि रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन, कुछ नाम है, रॉबर्ट डहल, डेविड ईस्टन आदि कुछ नाम है जो बहुत बड़े बड़े ऐसे बहुत से विद्वान थे जिन्होंने अपने विचार दिए, और उन्होंने कहा कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है वह अब वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में नाकाफी है, इसलिए अब जरूरत है एक नवीन दृष्टिकोण की, और हमें एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए जो वर्तमान समस्याओं पर फोकस कर सके, जिसका संबंध क्या है से होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए से। ठीक है, यानी कि वो क्या कहता है, एक नवीन दृष्टिकोण की हमें जरूरत है जिसका संबंध किससे होना चाहिए, क्या है से, ना कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध तो ऑलरेडी है किससे, परंपरागत दृष्टिकोण से। तो बोला इसकी बजाय ये चाहिए एक ऐसा सिद्धांत जो इस पे फोकस करे कि वर्तमान समस्याएं आजकल है क्या, हमें क्या चाहिए वो छोड़ो, एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, उसे कैसे उसका सलूशन कैसे किया जा सके। तो वो कहता है इसके लिए जरूरी है कि प्रॉब्लम को जानने के लिए साइंटिफिक मेथड यूज करा जाए। ठीक है, और इनकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, व्यवहारवादियों की दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि ये राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान बनाना चाहते थे। ठीक है, 2 उद्देश्य थे इनके। पहला तो ये कि जो वर्तमान जो समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे ढूंढा जाए, इन समस्याओं से कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं इन समस्याओं की वजह से, परंपरागत दृष्टिकोण नाकाम साबित हुआ है। तो पहला तो ये कि इन समस्याओं को कैसे सुलझा जाए, एक ऐसा दृष्टिकोण चाहिए। दूसरा हमें वो दृष्टिकोण चाहिए जो हमारे राजनीति विज्ञान को क्या साबित कर दे, शुद्ध विज्ञान साबित कर दे, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे थे कि राजनीतिक विज्ञान नहीं है, ये कला है या अन्य कुछ है, मगर यह विज्ञान नहीं है। तो ये भी साबित करना चाहते थे कि राजनीतिक विज्ञान है और वो शुद्ध विज्ञान है, और दूसरा समस्या से निपटना चाहते थे। तो व्यवहारवाद ने इसके लिए डेविड ईस्टन जो व्यवहारवादी थे, डेविड ईस्टन जो एक व्यवहारवादी राजनीतिक वैज्ञानिक थे, उनके अनुसार व्यवहारवाद की 7 मान्यताएं दी गई कि व्यवहारवाद में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो कहता है कि जब हम कोई अध्ययन करें तो उसका नियमन होना चाहिए, और नियमन के बाद उसका सत्यापन होना चाहिए, और सत्यापन समझते हो ना, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और उसके बाद हमें तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। टेक्निक्स होती हैं,
साइंटिफिक टेक्निक्स होते हैं, साइंटिफिक जो मेथड्स होते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए किसी रिसर्च को करने के लिए। और उसके बाद परिमाणीकरण करना चाहिए, इसका परिमाण क्या होगा ये सब देखना चाहिए इस रिसर्च में, और फिर उसके मूल्य को निर्धारण करना चाहिए। उसका क्या मूल्य है उन मूल्यों को निर्धारित करना चाहिए कि इसके ये मूल्य है, और उसके बाद उनका व्यवस्थाबद्धीकरण करना चाहिए, उनको सिस्टमैटिक रूप से रखना चाहिए, क्रमबद्ध रूप से करना चाहिए। और उसके बाद एक है इसमें विशुद्ध ज्ञान, कहते हैं कि इस सब के लिए विशुद्ध ज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, विशुद्ध विज्ञान का, विशुद्ध ज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और उससे बड़ी बात इसमें समग्रता होनी चाहिए, इसमें सारी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट्स थे। अब देखो हुआ क्या, डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डेल जैसे विद्वानों ने व्यवहारवाद की पुरजोर सिफारिश की, और उन्हें लगा कि हम व्यवहारवाद को लाकर राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान बना देंगे और ये साबित कर देंगे कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है और शुद्ध विज्ञान है, और साथ में इसे इस लायक बना देंगे कि ये आने वाली समस्याओं का सामना कर सके, आने वाली समस्याओं को सुलझाने में समाज की, देश की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मदद कर सके। इस उद्देश्य से इन्होंने व्यवहारवाद को आगे बढ़ाया। लेकिन लगभग 20 वर्षों बाद भी ना तो राजनीति विज्ञान कोई ऐसा सिद्धांत खड़ा कर पाया जो ये तय कर दे कि राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान है, और ना ही वह सामाजिक समस्याओं की तरफ ध्यान दे पाया, राजनीतिक समस्याओं की तरफ ध्यान दे पाया जिनका वह समाधान कर सके। एक प्रकार से व्यवहारवाद 20 वर्षों तक कार्य करता रहा, लेकिन ना तो वह राजनीति को शुद्ध विज्ञान ही बना सका, और ना ही वह राजनीति विज्ञान को समस्याओं के समाधान के लिए तैयार कर पाया। यानी कि वो कहीं का नहीं रहा, क्योंकि वो किसमें लग गया, राजनीति को विज्ञान बनाने में लग गया, शुद्ध विज्ञान बनाने में लग गया, बजाय इसके कि वह सामाजिक समस्याओं को हल करे। क्यों, मेन प्रॉब्लम तो क्या थी, सामाजिक समस्याओं को हल करना, लेकिन वो इस तरफ ना लग गया, उसका सारा ध्यान किधर लग गया, राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस बनाने की तरफ लग गया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो ऐसा कोई सिद्धांत भी नहीं बना पाए जिससे ये साबित हो जाए कि राजनीतिक विज्ञान शुद्ध विज्ञान है, और वो इस तरफ ध्यान नहीं दे पाए तो वो कोई समस्याओं का हल भी नहीं कर पाए। तो ऐसे में होता क्या है, ऐसे में होता ये है कि उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। किसका? उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है। ये कब होता है? ये होता है 1969 में। 1969 में ये सब अमेरिकन जो राजनीतिक शास्त्री थे डेविड ईस्टन, इन्होंने इसका विचार लाया। कौन लाया इनके विचार को? डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवाद के विचार को 1966 में डेविड ईस्टन लाए। ठीक है, यानी कि 20 सालों के अंदर व्यवहारवादियों को यह रियलाइज होने लगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। डेविड ईस्टन इन्हीं व्यवहारवादियों में से एक था, और उन्होंने 1966 में ये घोषित किया, ये बताया कि हम गलत जगह पे, गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारी रिसर्च गलत जगह पर हो रही है और हमें इसे मोड़ना पड़ेगा किसकी तरफ? वह पोस्ट बिहेवियरलिज्म की तरफ, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद की तरफ। इंग्लिश में कहते हैं इसको, व्यवहारवाद को बिहेवियरलिज्म। अब हमें इसे मोड़ना पड़ेगा पोस्ट बिहेवियरलिज्म, इधर ले जाना पड़ेगा इसे हमें। ठीक है, तो वो कहता है कि 1969 में डेविड ईस्टन कहता है कि हमें व्यवहारवाद से कोई लाभ नहीं हो रहा है, अब हमें इस कुछ अपने जो हमारी जो टेक्निक है उसे बदलना पड़ेगा, हमारी जो सोच है उसे बदलना पड़ेगा, अब हमें कुछ और बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए वह उसका एक नाम सुझाता है जिसे कहता है उत्तर व्यवहारवाद। यानी कि हमें व्यवहारवाद में क्या करना पड़ेगा? कुछ संशोधन करना पड़ेगा, इसके उलट जाना पड़ेगा। हालांकि उत्तर व्यवहारवाद का विरोधी नहीं है, मगर इसके उलट जरूर है और इसमें संशोधन करके आगे बढ़ता है। तो एक उत्तर व्यवहारवाद का जन्म होता है 1969 में डेविड ईस्टन के द्वारा, और वह ये कहता है कि हमें राजनीति विज्ञान को विशुद्ध विज्ञान बनाने के बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे सामने आज के टाइम में
अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रों के सामने क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है। तो इसका ध्यान ज्यादातर इस चीज की तरफ गया कि हमें राजनीति विज्ञान को साइंस बनाने की दिशा में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए समस्याओं के निराकरण की तरफ। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद के जो सिद्धांत में क्या आ गया, मूल सिद्धांत में क्या आ गया कि हमें राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने के साथ ही हमें इस तरफ ध्यान देना है कि समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सके। तो जो उत्तर व्यवहारवाद है इसने ये तय करा कि हम राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, राजनीति विज्ञान शुद्ध विज्ञान तो नहीं है, मगर यह क्या है, सामाजिक विज्ञान है और समाज में होने वाली समस्त घटनाओं और समस्याओं का इसे अवलोकन करना है और उसके समाधान देने हैं। इसके लिए अनिवार्य है कि ये तथ्यों पर भी जोर दे, ये जो फैक्ट्स हैं, समाज में जो घटनाएं हो रही हैं उसकी जो फैक्ट्स हैं, तथ्य जिसे कहते हैं हिंदी में, तथ्य पर भी जोर दे, प्लस जो वैल्यूज हैं, मूल्य हैं, जो परंपरागत सिद्धांत में हुआ करते थे क्या होना चाहिए, उन मूल्यों पर भी ध्यान दें। मूल्य प्लस तथ्य इज इक्वल टू उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है। तथ्य इज इक्वल टू ओनली तथ्य, सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देना। जैसे कि देखो साइंस में क्या होता है, फैक्ट्स होते हैं, वो इंसान के वैल्यूज को जरा भी पुट नहीं करते। तुम्हारी क्या सोच है, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, डजंट मैटर। अगर तुम्हें साइंटिफिक रिसर्च चाहिए तो फैक्ट्स के बेस पे चलो। तो व्यवहारवाद क्या चाहता था, राजनीति विज्ञान को प्योर साइंस बनाना, और इसके चक्कर में सिर्फ उसने किसको कंसीडर किया, किसी भी घटना को समझने के लिए सिर्फ तथ्यों पर बल देता था। इसलिए उसको व्यवहारवाद में क्या रहा, व्यवहारवाद में सिर्फ तथ्यों पर बल दिया गया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में तथ्यों पर भी बल दिया गया क्योंकि साइंस भी बनाना था, साथ ही साथ में मूल्यों पर भी ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि बिना लोगों की इच्छाओं को समझे, बिना लोगों की मनोभावनाओं को समझे, बिना लोगों की जरूरतों को समझे हम किसी रिसर्च को किसी भी काम का नहीं बना सकते। यानी कि कोई रिसर्च काम भी तो आनी चाहिए। आप साइंस बना दो, साइंस के जरिए कोई रिसर्च कर दो मस्त बिंदास, और वो रिसर्च करने के बाद आप ये देखो कि ये तो लोगों के किसी काम की नहीं है, वो उनसे तो उन लोगों का कोई सरोकार ही नहीं है, कोई काम ही नहीं आता, तो क्या फायदा है ऐसे रिसर्च का। तो रिसर्च भी ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के काम आए, और लोगों को काम कौन सी रिसर्च आएगी, जो उनसे जुड़ी होगी, और उनसे जुड़ी हुई चीजों के लिए उनके वैल्यूज को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो उत्तर व्यवहारवाद ने यह माना कि तथ्य जितने इंपॉर्टेंट हैं, मूल्य भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। अब मैंने आपको बता दूं कि परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो तथ्यों की अपेक्षा वैल्यूज, मूल्यों पर जोर देता था। मूल्य यानी कि बड़े बड़े सिद्धांत, नियम, बड़े बड़े आदर्श, ऐसी चीजों पर ध्यान देता था परंपरागत दृष्टिकोण, यानी कि ये मूल्यों को इंपॉर्टेंस देता था परंपरागत दृष्टिकोण। और जो आधुनिक दृष्टिकोण था या यथार्थवादी दृष्टिकोण था, जिसका समर्थक व्यवहारवाद है, वो तथ्यों पर जोर देता था। परंपरागत दृष्टिकोण मूल्यों पर, व्यवहारवाद या आधुनिक जो दृष्टिकोण था वह तथ्यों पर जोर देता था। अब जो उत्तर व्यवहारवाद आया बाद में, उसने तथ्यों को भी महत्वपूर्ण समझा और मूल्यों को भी महत्वपूर्ण समझा, और कहा कि इन दोनों के मिलने से जो रिसर्च बनेगी वही लोगों के काम की होगी। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर अंतर करवा देता हूं किस के बीच, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के बीच में क्या मेन अंतर है। ठीक है, सबसे पहला अंतर तो यह है कि जो व्यवहारवादी है वो यह मानकर चलते हैं कि तकनीक तथ्यों से ऊपर होनी चाहिए। यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें जो टेक्निक्स हैं वो सबसे ऊपर होंगी, यानी कि जो साइंटिफिक जो टेक्निक्स हैं उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उससे कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि जो तकनीक है, जिस तकनीक का मतलब है साइंटिफिक तकनीक, जिसमें मूल्यों को बिल्कुल भी स्थान नहीं दिया जाता, किसी की इच्छाओं को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, कोई क्या चाहते हैं उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। हमारे जो टेक्निक्स हैं जो साइंटिफिक वही फॉलो होंगी, यानी कि तथ्यों से भी ऊपर तकनीक को स्थान दिया गया है।
ये क्या कहते हैं, वो कहते हैं तकनीक से पहले सार। तकनीक तो ठीक है, लेकिन उससे पहले कि हमें चाहिए क्या भाई साहब, हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, ये हमारे जो हम जिस रिसर्च को हम कर रहे हैं वो हमारे काम की आएगी या नहीं आएगी, ये इस चीज की तरफ इशारा कर लेते हैं। पहले इस तरफ को, इस सार से उस चीज को समझ लेते हैं कि ये लाभदायक है या नहीं है ये रिसर्च। दूसरा, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन। व्यवहारवादी मूल्यों को अपने अध्ययन में जगह नहीं देते। मूल्य निरपेक्ष का मतलब है मूल्यों को अपने रिसर्च में जगह नहीं देना। वैल्यूज को कौन जगह देता था, परंपरागत दृष्टिकोण। व्यवहारवाद बिल्कुल भी जगह नहीं देता। उत्तर व्यवहारवाद क्या कहता है, मूल्यों की निर्णायक भूमिका है, इसलिए मूल्यों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मूल्यों की, मूल्य भी जरूरी है। नेक्स्ट, पूर्ण विज्ञान बनाने के लिए शोध पद्धति पर बल दिया गया। व्यवहारवाद क्या करता है, राजनीति विज्ञान को पूर्ण विज्ञान बनाने के लिए जो शोध पद्धति है, जो रिसर्च मेथड है, जो रिसर्च करते हैं, जिससे रिसर्च टेक्नोलॉजी या रिसर्च मेथड है, उस पर पूरा का पूरा फोकस दे देता है वो, ना कि सामाजिक समस्याओं को सुलझाने पर। जबकि उत्तर व्यवहारवाद सामाजिक समस्याओं के समाधान पर बल देता है, ना कि राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान साबित करने में। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा पॉइंट है अस्पष्ट होना गलत होने से भी बुरा है, ऐसा व्यवहारवाद कहता है। वो कहता है कि देखो, हमें क्लियरिटी चाहिए, एकदम स्पष्ट, हमें विज्ञान चाहिए तो शुद्ध विज्ञान चाहिए, हमें पॉलिटिकल साइंस चाहिए तो पॉलिटिकल साइंस एग्जैक्ट चाहिए कि ये साइंटिफिक है। पॉलिटिकल साइंस को साइंस बना के छोड़ेंगे हम, इनका ये मानना था। हम बिल्कुल भी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। वो कहते थे कि भैया हम अस्पष्ट नहीं रहेंगे, हम एकदम क्लियर करके छोड़ेंगे, छान के, एकदम रिसर्च कर करके। बिल्कुल, वो कहता है कि अस्पष्ट होने से गलत होना बेहतर है, लेकिन हम अस्पष्ट नहीं रहेंगे। तो ये कहता था अस्पष्ट होना गलत होने से भी बुरा है, तो हम अस्पष्ट नहीं होंगे, क्योंकि अस्पष्ट क्या है, गलत होने से भी बुरा है अस्पष्ट होना। तो हम अस्पष्ट नहीं होंगे, बेशक से गलत हो जाएंगे। ये क्या कहते थे, ये कहते हैं कि अप्रासंगिक होने के स्थान पर अस्पष्ट होना बेहतर है। बोला कि हम ऐसी रिसर्च, एक ऐसी रिसर्च कर दें जो लोगों के काम की ना हो। अप्रासंगिक मतलब प्रासंगिक ना हो, जो किसी के काम की ना हो। बोला एक ऐसी रिसर्च कर दें हम, बहुत ऑथेंटिक, बढ़िया वाली, शुद्ध विज्ञान के माध्यम से, शुद्ध शोध पद्धतियों के माध्यम से एक ऐसी रिसर्च कर दें जो अप्रासंगिक हो। बोला उसका क्या मतलब, इससे बढ़िया एक ऐसी रिसर्च कर लो जो भले ही थोड़ी बहुत अस्पष्ट हो मगर लोगों के काम की तो हो। इनमें ये मेन डिफरेंस है